लगता क्वेश्चन है। व्यूह का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? पूर्ण का विलोम क्या होता है? आप कहोगे सर पूर्ण का सॉरी अपूर्ण का विलोम क्या होता है? आप कहोगे सर पूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। पक्ष का निष्पक्ष हो जाएगा, क्या बोलेंगे? पक्ष का या पक्षपाती का निष्पक्ष कर देंगे। और क्या बोलते हैं, पश्चगामी का प्रतिगामी कर दीजिएगा, या फिर आप प्रतिगामी कह रहा है, गामी का प्रतिगामी कर सकते हो, गामी का भी कर सकते हो प्रतिगामी प्रतिगामी, और अनुगामी का भी आप प्रतिगामी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। कह रहा है अमावश्य, यहाँ अव्यवस्था का क्या हो जाएगा? व्यूह का अव्यवस्था। व्यूह मतलब कोई प्रॉपर तरीके से एक संरचना आपने तैयार करी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। कह रहा चितवत चकित चहु दिस सीता, चितवत चकित चहु दिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखी ने दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ये कह रहा है शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप कहोगे सर निर्वेद होता है। वियोग में रति होता है, प्रेम ही होता है, लेकिन वियोग होता है यहाँ पे। संयोग में भी रति अर्थात प्रेम होता है, बस यहाँ मिलन का वर्णन होता है। वात्सल रस में वत्सलता होता है, क्या होता है? वत्सलता होता है, मतलब बच्चों के प्रति यहाँ पे सौंदर्य दर्शाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा पूछा कि भैया इसमें कौन सा आंसर होगा, तो कह रहा चितवत चकित चहु दिस सीता, मतलब सीता जी को चारों तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कहां गए नृप, सीता जी निहार रही हैं चारों तरफ, और कह रही है कहां गए नृप किशोर मन चीता, जो जिन्होंने हमारे मन में जगह बना ली है, वो किशोर मतलब रामचंद्र जी वो कहां है। लता ओट तन सखी ने दिखाए, लता जो पेड़ की लता है उसकी आड़ में खड़े होकर के, उसके साइड में खड़े होकर के अपनी सखियों को दिखा रहे, देखो मैं रामचंद्र जी वो है, रामचंद्र जी जो मुझे पसंद है। श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल शरीर वाले, काले शरीर वाले, सांवले शरीर वाले श्री रामचंद्र जी। तो यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है? यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला राइट होगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्या सभी को क्लियर है? एक बार बताएंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है सर इसमें अलंकार क्या हो सकता है? चितवत चकित चहु दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। पहली वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, कहां गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखी ने दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो श्यामल गौर लता ओट तब सखी ने दिखाए, ऊपर वाले पहली लाइन में हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा, बताइएगा। सर्दी का सर्दियां, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे, झाड़ी का झाड़ियां। आपको बताना है कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया सभी लोग। सुमित जी, स्वाति, रचना, सभी लोग आंसर करो, बढ़िया से स्पीड में आंसर करिएगा, ठीक है। आंसर करते रहिएगा वरना आप लोग सो जाओगे, नींद आ जाएगी। तो आप कहते हो सर्दी आ गई, सर्दी क्या है भाई? भाववाचक, और सर्दी का जब वो बनाओगे तो क्या बन जाएगा? सर्दियां बन जाएगा, कि यार सर्दी का सर्दियां हो सकता है। इसका मतलब ये सही है कि कई सारी सर्दियां गुजर गई हैं, कई सारे वर्ष गुजर गए, ऐसे कई सारी सर्दियां गुजर गई। बहन का बहने कर सकते हो, गुब्बारा का गुब्बारे कर सकते हो, झाड़ी का झाड़ियों नहीं होगा, झाड़ी का क्या हो जाएगा? झाड़ियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झाड़ी का झाड़ियां आप कर सकते हो। यहां पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? अगला कह रहा कि उपसर्ग के अनुसार सही सुमेलित कीजिए और उपसर्ग बताइए किसमें सही है। प्रा है, सब है, अध है, बद है, इसमें से कौन सा सही है? तो प्रा, ये जो प्रा है ये तो मुझे लग रहा है कि यार ये या तो हिंदी का या संस्कृत का हो सकता है, ठीक है। अध है, सब है और बद है। तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं इसको, एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, देखो ये प्रा जो है, मैं बता रहा हूं, याद आएगा बताऊंगा। प्रा जो है ये क्या है? ये तो संस्कृत का शब्द है, प्रा लग गया तो मतलब संस्कृत हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा अध, अध है यहां पे, क्या बोलेंगे? अध, अध किस में आएगा? तो आपका अध जो है वो आ जाएगा, कहां गया? सब किस में आएगा? सब आ जाएगा, सब अंग्रेजी का शब्द है, सब इंस्पेक्टर। हाँ याद आया, कहते ना सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर ये क्या हो गया? सब अंग्रेजी भाषा का हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है भैया यहाँ पे अध क्या होगा? तो अध आपका हिंदी का हो जाएगा, अध से आधा, ठीक है। और बद कहाँ का है? ये फारसी भाषा का हो गया। तो पहले का सा कहां पे है? देखो, मतलब पहले का सा यहां पे है और पहले का सा यहां पे है, मतलब ये कट गया और ये कट गया। दूसरे का दा कहां पे है? दूसरे का दा देखो यहां पे है, यहां पे नहीं है, ये भी कट गया। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलेंगे क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताओ,
झाड़ी एक वचन है, झाड़िया बहुवचन होगा, झाड़ी का झाड़िया। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। अब आप कह रहे होगे झाड़ी एक वचन है, झाड़ी एक वचन है, झाड़ी समूहवाचक संज्ञा बना रही है। कह रहा स्वपच, स्वपच, प्रवाल, प्रचार, हुति, हुति और हुति, थाती और थाती। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब स्वपच का मतलब क्या होता है, स्वपच और स्वापच। तो स्वपच का मतलब होता है चांडाल, क्या बोलेंगे, स्वपच का मतलब क्या होता है, चांडाल होता है, मतलब ये सही है। और स्वपच का मतलब होता है स्वयं भोजन बनाने वाला, स्वपच कहा जाता है। प्रवाल का मतलब मूंगा होता है, मूंगा, प्रवाल भित्ति। और प्रचार का मतलब वस्त्र होता है। हुति का मतलब हवन होता है, हुति का मतलब बुलावा होता है। इस थाती का मतलब क्या होता है बच्चे, इस थाती का मतलब धरोहर होता है, और इस थाती का मतलब स्थिरता होता है। गलती कहां पे, आप कहोगे सर गलती डी वाले में है, तो आंसर यहां कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। कई लोग बी कर रहे हैं, कई लोग सी कर रहे हैं, और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तगड़ा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या ना, थाती किसे कहा जाता है, ये जो थाती शब्द है, इस थाती का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, किसी की रखी हुई वस्तु, मतलब धरोहर जिसको बोलते हैं, धरोहर कह सकते हो, अमानत कह सकते हो इसको, अमानत। ठीक है ना, अमानत बोलते हैं। अगला कह रहा है सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सड़क की लंबाई तय करना, व्यर्थ समय बर्बाद करना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, कोई काम ना करना। तो देखिए सड़क की लंबाई तय करना होगा नहीं, व्यर्थ समय बर्बाद करना, इसका मतलब मक्खी मारना कह सकते हो, मक्खी मारना कह सकते हो, या भाड़ झोंकना कह सकते हो। कोई काम ना करना या व्यर्थ में इधर उधर घूमना, तो व्यर्थ में इधर उधर घूमना, सड़क नापना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आंसर करते रहा करो थोड़ा सा स्पीड में। अगला कह रहा चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, अब को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। कह रहा चीर जिरे हमेशा जीवित रहे, शाश्वत रहे, लंबी उम्र हो, जोरी जुरे बढ़िया प्रेम हो, और क्यों ना भाई प्रेम हो, क्यों ना प्रेम हो, और उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, कि घटिए वृष भानुजा और ये हलधर के वीर। अरे ज्यादा मुंडी पटकोगे भाई साहब तो दिक्कत हो जाएगी बादल, ज्यादा मुंडी मत पटका करो। तो यहां क्या बोलेंगे, चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों ना भाई प्रेम गंभीर हो, को घटिए वृष भानुजा। वृष भानुजा का मतलब दो, एक मतलब क्या होता है वृषभ धन अनुजा, अर्थात वृषभ की अनुजा जो है गाय, और एक वृष भानुजा का मतलब वृष भानु की पुत्री, वृष भानु प्लस जा अर्थात राधा जी। ठीक है, और हलधर का मतलब क्या हो गया, एक हलधर का मतलब, हलधर मतलब बैल हो गया, और एक हल धारण करने वाला, एक हलधर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बलराम हो गया, हलधर बलराम को भी कहा जाता है, हल धारण करने वाले। तो एक शब्द में जब अनेक शब्द हों, जहां पे एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, एक शब्द में अनेक अर्थ निकल रहे हों, वहां क्या होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक आप याद रखिएगा, यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। जहां पे आपका मनु आ जाए, जहां पे मानु आ जाए, जहां पे आपका मनहु आ जाए, मनहु आ जाए, या फिर मानहु आ जाए, ऐसे शब्द याद रखिएगा। या फिर आप ये याद रखिएगा जनु आ जाए, क्या बोलेंगे, जनु आ जाए, जानू आ जाए, या फिर आपका जनहु आ जाए, ध्यान रखिएगा, या फिर आपका जानहु आ जाए कहीं पे भी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा अतिशोक्ति अलंकार में, जहां बढ़ा चढ़ा के बात की जाती। कुछ बादल पढ़ाई कर लो ना, मीना को हेलो करो, और ना इतना पटक पटक के प्रणाम करो भाई। ठीक है, क्लास का माहौल मत बिगाड़ो, मैं 5 पढ़ा लूंगा मंजूर है, बड़े प्यारे से क्वेश्चन लेकर के आता हूं, क्लास का माहौल मत बिगाड़ो, पढ़ाई कर दो। बादल जी लास्ट वार्निंग है आपको। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और बताइए किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। आंसर करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, बादल जी का फीता कटेगा थोड़ी देर में। 2-4 कमेंट और देख लूं मैं इनके। अधोगति लिखा है, अध्यापिका लिखा है, साहित्यकार लिखा है, तिमिर लिखा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा वाला शुद्ध है, ये बताइएगा। तो अध्यापिका तो गलत लिखा हुआ है, अध्यापिका कैसे लिखेंगे, आप कहोगे सर अध्यापिका, अध्यापिका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साहित्यकार और अधोगति, अधोगति होता है या अधागति होता है, जरा कमेंट करके मुझे बताओ, अधागति होता है या अधोगति होता है, जल्दी जल्दी आंसर करो थोड़ा स्पीड में। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे काम कैसे चलेगा, इतना स्लोली स्लोली चलोगे तो। क्या बोलेंगे, तो यहां कहेंगे सर अधागति होता है, मतलब ये भी गलत है। साहित्यकार और तिमिर सही लिखा हुआ है, मतलब 3 और 4 सही है, तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा।
तो भौरा का पर्यायवाची आप लोग बताएगा प्रभंजन, कांत, भृंग या विहंगम। तो विहंगम बोलते हैं। तो प्रभंजन किसे कहा जाता है? बोले सर हवा को कहा जाता है, वायु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पवन को कहा जाता है, पवन को। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पवन को पवमान कहा जाता है, पवमान। अनिल, अनिल भी बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। समीर भी आप कह सकते हो, इसको क्या कहेंगे? समीर कहते हैं। इसको समीरण भी बोला जाता है, समीरण कहेंगे, ठीक है ना। प्रभंजन कह सकते हैं, पवमान कह सकते हैं, और इसको वात भी कहा जाता है, वात बोलेंगे, बयार बोलेंगे, बयार। ये सब किसके हैं? वायु के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कांत किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? कांत कहा जाता है पति को, पति को कहा जाता है कांत बोलेंगे। स्वामी बोला जाता है पति को, नाथ कहा जाता है पति को, नाथ बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको प्राण वल्लभ कहा जाता है, प्राण वल्लभ बोलते हैं, प्राण वल्लभ। ये सब पति के पर्यायवाची। अच्छा, उसके बाद विहंगम की अगर हम बात करें तो विहंगम का पर्यायवाची क्या होगा? विहंगम किसको कहा जाता है? विहंगम पक्षी को कहा जाता है, पंछी को बोला जाता है, याद रखिएगा। विहग को कहा जाता है, विहग। इसको विहंग भी बोला जाता है, विहंगम भी बोला जाता है, खग भी कहा जाता है, खग बोल देंगे। इसको चिड़िया भी आप बोल सकते हो, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर चिड़िया भी कहा जाता है। अंडज बोलते हैं, अंडज। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको द्विज कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। पखेरु भी बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे? पखेरु कहा जाता है। और इसको नभचर भी कहते हैं, नभचर। खेचर भी कहा जाता है, खेचर, ये भी याद रखिएगा। इसको शकुन के नाम से जाना जाता है, शकुन पक्षियों को कहा जाता है। शकुंत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? इसको शकुंत के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भौरा को क्या कहते हैं? तो भौरा को भ्रमर कहा जाता है, भृंग कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, भ्रमर, भृंग बोलेंगे। चंचरीक कहा जाता है, चंचरीक बोल देंगे। इसको सटपद के नाम से जानते हैं, सटपद कहते हैं। इसको सिलिमुख कहा जाता है, क्या कहेंगे? सिलिमुख कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अली के नाम से भी जाना जाता है, अली बोलते हैं इसको, अली बोलते हैं, सिलिमुख बोलते हैं। मधुप कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको मधुप के नाम से जाना जाता है। मिलिंद के नाम से जाना जाता है, इसको मिलिंद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब किसके हैं? ये सब इसी के नाम है। भृंग भी इसी का नाम है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक बार बोलिएगा, क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। मुहावरा और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है, ये बताना है। नाक भौं सिकोड़ना मतलब कमियां निकालना, कलई खुलना सच्चाई का पता चल जाना, ऊंट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता से अधिक पर मिलना बहुत कम, आवश्यकता से अधिक पर मिलना बहुत, आवश्यकता अधिक पर मिलना बहुत कम, दिया तले अंधेरा, दिया के पास में अंधेरा होता है। तो कान भौं सिकोड़ना कमियां निकालना सही है। कलई खुलना मतलब सच्चाई का पता चलना, ये भी सही है। कह रहा ऊंट के मुंह, अब देखो नाक भौं सिकोड़ना या तो कमियां निकालना या फिर घृणा प्रकट करना, ये भी कह सकते हो। अरुचि प्रकट करना, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि भैया कमियां निकाल रहे हो। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक पर मिलना बहुत कम। कह रहा दिया तले अंधेरा, दिया के पास अंधेरा होता है, ये नहीं। इसका मतलब होगा कि नजदीक की कमी ना दिखना, समीप की बुराई ना दिखना, समीप की बुराई या कमी, कमी कमी ना दिखाई देना, ना दिखना, ये कह देंगे। इसका मतलब ये होगा। एक बार आंसर करो, क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, पढ़ाई करते रहो। तो आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आचार्य, अगर मैं शंकुक की बात करूं, आचार्य भट्ट की बात करूं, आचार्य अभिनव गुप्त की बात करूं, तो ये सब कौन है? ये सब आपके जो भरत मुनि का रस सूत्र है, भरत मुनि के रस सूत्र के क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये विश्वनाथ जी हैं, डॉक्टर विश्वनाथ, ये आपके आलोचना मतलब गद्यकार हैं, आलोचनात्मक गद्यकार हैं, इन्होंने आलोचनाएं की हैं। अब क्वेश्चन आपसे थोड़ा अलग पूछ रहा है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? जरा आंसर करके बताइएगा। सभी लोग स्पीड में करिएगा आंसर, जितने लोग भी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे। अब इन्होंने देखो, एक है यहां पे निष्पत्ति का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या ग्रहण किया है? निष्पत्ति का अर्थ
इन्होंने भुक्ति ग्रहण किया है, भुक्ति ग्रहण किया है, भुक्ति ग्रहण किया है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोलेंगे यहाँ पे, और रस सूत्र में संयोग का अर्थ इन्होंने क्या ग्रहण किया है, संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध जो है इन्होंने माना है, भोज भोजक संबंध ग्रहण किया। ये कौन है, तो आप कहोगे ये आचार्य भट्ट नायक साहब है। ये कौन है भैया, ये आचार्य भट्ट नायक साहब है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ये जितने भी हैं, चाहे अभिनव गुप्त हो कोई भी हो, इन सब रस के, इन्होंने रस की विवेचना करी, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, रस की विवेचना करी है। किस लेवल का क्वेश्चन है जरा आंसर करके बताइएगा। प्रत्यय का मूल शब्द के साथ मिलान करना है आपको और बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, देखिए इसमें जब अक्कड़ मिला दोगे, इसमें जब अक्कड़ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये भुलक्कड़ हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका भुलक्कड़ हो जाएगा। इसका मतलब यार ये इससे मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भैया यहाँ पे आपका पढ़ैया है चमकीला, चमक के साथ जब ईला लगाओगे, ईला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये चमकीला हो जाएगा, चमकीला होगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला इससे मिल गया। अब लठैया और पढ़ैया या फिर पढ़िया, अगर भाई यहाँ पे ईया लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ैया हो जाएगा। और ईया लगा दोगे इसके साथ लठैया होगा। तो पहला वाला किससे है, अक्कड़, पहला बी वाला किससे है, बी वाला पहले से है। अब बी वाला इसमें देखो पहले से कहां पे है, तो ये इसमें है केवल, ठीक है। तो ए वाला किससे मिल जाएगा, चौथे से। इसका मतलब ये पढ़ैया बन जाएगा। जब यहाँ पे अय्या प्रत्यय लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पढ़ैया बन जाएगा। आप ऐसे लिख दोगे इसको, पढ़ैया, पढ़ैया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ईया प्रत्यय इसके साथ लगाओगे तो फिर लठैया हो जाएगा भाई। ईया प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये लठैया बन जाएगा, लठिया, लठैया बनेगा ऐसे करके, ऐसे लठैया हो जाएगा, लठैया, ठीक है। तो आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर, बताएंगे। वेरी गुड, शानदार, नमस्कार जी राम नरेश जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वैसे यहाँ पे जब ईया प्रत्यय लगेगा तो ये लाठिया होना चाहिए, इसको थोड़ा एडिट करिएगा, एक मिनट। यहाँ पे ईया प्रत्यय लगेगा तो ये लाठिया होगा, लाठिया, लाठिया भी शब्द होता है आपका, ऐसे कर देंगे। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करिएगा जल्दी से। क्या कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। मात्रा, शब्द, अक्षर या वाक्य। जैसे आपने कहा यहाँ पे एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में हो उसे क्या कहते हैं। जैसे आपने कह दिया राम, या यहाँ पे राम भी हो सकता है, इसको हटा दो। आपने कहा एक ये आ मिला दिया, एक ये आ मिला दिया, दोनों बन गए तो क्या बन गया, बोलो सर आ। तो इसका एक झटके में कर दोगे, मतलब आप इनको क्या कह सकते हो, अक्षर अर्थात वर्ण कह सकते हो। सी वाला आंसर राइट होगा। शब्द किसे कहते हैं, बोलो सर वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक ध्वनि, जो सार्थक ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कहते हैं शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों के मेल से बना सार्थक समूह, शब्दों के मेल से बना सार्थक समूह, सार्थक समूह क्या कहलाता है, सार्थक समूह। इसे क्या बोलते हैं, इसे वाक्य कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए ये डाउटफुल है सर, इसको हर कोई नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहते हैं, बोले सर उसे अक्षर कहा जाता है। सूरज के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे जरा बताइएगा। अब सूरज को क्या कहा जाता है, बोले सर सूरज को सूर्य कहते हैं भाई। इसको अर्क कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अर्क कहा जाता है। इसको अरुण कहा जाता है, अरुण बोलेंगे। आदित्य कहा जाता है, आदित्य कह सकते हो। इसको सविता भी कहा जाता है, सूर्य को, याद रखिएगा। सूर्य को पतंग कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य को मरीचि के नाम से जाना जाता है। सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अंशुमाली भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य को और किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे सर सूर्य को दिनेश भी कहा जाता है,
दिनेश कह सकते हो, रवि कह सकते हो, भानु कह सकते हो। खैर ये तो आप सबको याद होंगे, आप इनको दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर लिख देता हूं, लाओ, दिवाकर भी कह सकते हो, प्रभाकर कह सकते हो, प्रभाकर, भास्कर कह सकते हो, ये तो वैसे ही याद होंगे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, हाटक किसे कहते हैं, आ जाओ हाटक का बता देता हूँ, अभी आगे से हट जाऊंगा। हाटक किसको बोलते, कहेंगे सर हाटक बोलते हैं सोना को। कौन सा वाला, बाबू वाला नहीं, सोना बोले तो स्वर्ण वाला सोना। क्या बोलेंगे, सोना बोले तो स्वर्ण वाला सोना, जिसको सुवर्ण भी कहा जाता है, जिसको आप कलधौत भी कहते हो। क्या कहते हो बच्चे, कलधौत कहते हो। जिसको कुंदन कहते हो, याद रखिएगा, कुंदन बोलते हैं इसको। इसको हेम भी कहा जाता है, इसको कंचन भी कहा जाता है, कंचन कहते हैं। इसको कनक भी कहा जाता है, कनक भी लिख सकते हो। ये सब किसके हैं, तो आप कहोगे सर ये सब सोने के पर्यायवाची। उसके बाद बचा सतीश, किसको कहा जाता है, सती के ही से अर्थात शिव जी को बोलते हैं, जिनको आप पिनाकी के नाम से जानते हो। किस नाम से, इनको पिनाकी कहा जाता है। इनको आशुतोष के नाम से जाना जाता है, आशुतोष बोलते हैं इनको। इनको मृत्युंजय भी कहा जाता है, मृत्युंजय। इनको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इनको शूलपाणी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शूलपाणी बोलते हैं। और भी कई सारे नाम हैं जो शिव जी के नाम है। सर मेरा कुंदन गलत हुआ था, अच्छा तो यहाँ कौन सा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ए बी सी, ये किसके, सूरज के पर्यायवाची। ए बी सी कहाँ पे है, आप कहोगे सर ए बी सी ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या, एक बार बताएंगे सभी लोग, कभी भी पढ़ा करिए ऐसी पर्यायवाची पढ़िए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। हाँ, एक शब्द और है यहाँ पे, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हिरण्य भी बोलते हैं इसको, सोने को हिरण्य भी कहा जाता है, हिरण्य, 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 हिरण्य मत लिखना, हिरण्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से स्वर संधि नहीं है। अब इसमें स्वर संधि कौन सी नहीं है जरा बताइएगा। देखो जब अच्छे क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि केवल टिक मारना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर यहां से निकलेगा कल्प, और उसके बाद क्या आ जाएगा, अंत आ जाएगा, ये कल्पांत बनेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर रत्न निकलेगा, उसके बाद आकर निकलेगा, ये रत्नाकर बन जाएगा। और यहां तोड़ेंगे क्या निकलेगा, महा, महा, धन आशय हो जाएगा, ये महाशय हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। उसके बाद इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे यहां से निकलेगा सत, सत धन आनंद निकलेगा, ये सदानंद हो जाएगा, ठीक है। अब कल्पांत हो गया, रत्नाकर हो गया, महाशय हो गया, इसमें सब में क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी स्वर संधि, आप कहोगे सर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पे आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, एक बार बताएंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। बाकी देखो यहाँ से भी आ, यहाँ से भी आ, यहाँ से आ, यहाँ, यहाँ, यहाँ आ मिलेंगे तो आ बनेगा, मतलब क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। सर ये क्लास 8 बजे कर दीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ प्रिया पटेल जी, कुछ हमारी भी वो है, अब 8 बजे इसको कैसे कर सकते हैं बताइए। 9 बजे ऑलरेडी मेरी एक क्लास होती है जीडी पे, तो वहां भी देना जरूरी होता है क्लास को, ठीक है, वो भी क्लास जरूरी है, अगर वहां नहीं देंगे कैसे काम चलेगा। तो कह रहा देवता, ज्योतिषी, आहार और सृष्टा। एक क्वेश्चन आया था बड़ा प्यारा सा, आप लोग बताइएगा। एक शब्द है आपका ठाकुर, ठाकुर का अर्थ क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होता है बताइएगा, मे भी आपके एग्जाम में आ जाए। दैवज्ञ का मतलब क्या होता है, देव, देव प्लस गया, देवताओं के बारे में जानकारी रखने वाला। अब देवताओं, जो देव का मतलब भविष्य भी होता है, मतलब क्या बोलते हैं आपकी भाग्य भी होता है, भाग्य या भविष्य या विधि कह सकते हो, विधान कह सकते हो। तो जो विधान के बारे में जानता है कि यार ब्रह्मा जी ने क्या विधान कर रखा है, क्या विधि कर रखा है, जो विधि के बारे में, जो आपके भाग्य के बारे में जानता है, तो वो देवता नहीं होगा, वो ज्योतिषी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ज्योतिषी कहा जाएगा। ठाकुर का मतलब क्या होता है, एक ठाकुर तो छत्री को बोला जाता है, छत्री को। एक ठाकुर कृष्ण जी को भी कहा जाता है, हमारे ठाकुर साहब। एक ठाकुर विष्णु जी को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक ठाकुर देवता को कहा जाता है, एक ठाकुर ईश्वर को कहा जाता है। किसको बोले सर, ईश्वर को कहा जाता है। तो ये ठाकुर के इतने अर्थ। आंसर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही के एग्जाम में आया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं बताइएगा। अच्छा रवि जी आप कर रहे थे क्लास, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, ये कह रहा है बाह्य प्रयत्न के आधार पे। आंसर करके बताओ जल्दी जल्दी, स्पीड में थोड़ा सा। ठाकुर विष्णु जी को भी बोलते, कृष्ण जी को भी बोलते। कह रहा बाह्य प्रयत्न के आधार पे जो आपके व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आप कहोगे सर 2 होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है आपका अघोष, एक होता है अघोष, और एक कौन सा होता है सघोष। सघोष या इसको क्या कहते हैं, इसको घोष भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं अघोष की संख्या कितनी है, अघोष कौन कौन से वर्ण होते, तो आप क्या कहोगे? अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है, मतलब 5 दूनी 10। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं और क्या होते हैं अघोष, तो आप कहोगे सर तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार, ये भी क्या होते हैं? आप कहोगे सर ये भी अघोष होते हैं, मतलब 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? बोलो सर 13। इसका मतलब 13 क्या है? अघोष है। आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं सघोष की, तो संख्या बहुत पूछता है, सघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे? सघोष वर्ण। तो आपको पता है ना, पहला पॉइंट, पहला क्या है? आप कहोगे सर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है, यानी 5 त्रिक का 15 ये हो गए। उसके बाद सभी स्वर आपके, नहीं पहले व्यंजन लिख लेते हैं, या, रा, ला, वा और उसके बाद आपका हा। चलो इधर लिखता हूं, 4 ये हो गए। उसके बाद आपका हा, 1 ये हो गया। उसके बाद आपका सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं मेरे भाई। तो 11 स्वर ये जोड़ दो, कितने हो गए? 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 का 1 2 31 वर्ण हो गए। अब इसमें ड़ा और अढ़ा अगर और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 31 2 33 हो जाएंगे। तो अगर ये कहे कि ड़ा और अढ़ा जोड़ करके कितने हुए, तब आप क्या कहोगे? 33 है। अगर उनको हटा के कहोगे तो सघोष वर्ण कितने होते हैं? मूल रूप से सघोष वर्ण आपके 31 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि संख्या इनकी अक्सर पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अघोष 13 होते हैं। अगला कह रहा है कि वाचनालय शब्द का उदाहरण क्या होगा? कर्मधारय तत्पुरुष कौन सा होगा? तो आप क्या कहोगे? वाचनालय को जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर वाचन के लिए क्या बनाया गया? वाचन के लिए आलय अर्थात घर बनाया गया। तो वाचन के लिए क्या हो गया? बोलो सर वाचन के लिए आलय हो गया, अर्थात यहाँ पे के लिए विभक्ति आई है, क्या निकलेगा? आप कहोगे सर संप्रदान तत्पुरुष निकलेगा, संप्रदान तत्पुरुष निकलेगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर है? बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि या प्रेम को पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? कि या प्रेम को पंथ कराल महा, कि यार जो प्रेम का पथ है ना वो बड़ा विकराल होता है, बड़ा डेंजर होता है भाई। ठीक है, कब भाई जान जाए, कब लतिया दिए जाए, तो यही कवि कहना चाह रहे हैं। और ये कौन है कवि? अरे इनका क्या नाम है, ये आपके कवि हुए हैं जिनका नाम है बोधा, कवि बोधा हुए हैं। कवि बोधा जी ने कहा है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा और तलवार की धार पे धावन हो, कि ये समझ लो तलवार की धार पे चल रहे हो, अगर प्रेम कर रहे हो तो तलवार की धार पर चल रहे हो। अर्थात ये लोकोक्ति पूरी क्या होगी? कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बी वाला कर दीजिएगा। अर्थ मैंने बता दिया कि प्रेम का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुविधाजनक होता है, बड़ा खतरनाक होता है, तलवार की धार पे चलना होता है। क्वेश्चन कह रहा सात्विक का अनुभव, सात्विक अनुभव कितने होते हैं? कोई बताएगा? आ जाओ थोड़ा सा समझाता हूं। जब आप रस के अवयव पढ़ोगे, रस के तत्व पढ़ोगे, रस के अंग पढ़ोगे, रस के अवयव पढ़ोगे, तो कितने होते हैं? आप कहोगे सर 4 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहोगे सर एक होता है स्थायी भाव जो हमारे मन में जन्म से होता है, एक होता है स्थायी भाव, और दूसरा कौन सा होता है? विभाव होता है, विभाव। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? एक आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव होता है, और एक कौन सा होता है? उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जिसके कारण क्या होते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन विभाव जिसके कारण स्थायी भाव तीव्र होते हैं, मतलब ये तीव्र करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका अनुभव होता है, तीसरा आपका अनुभव होता है। अनुभव के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला भेद कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर पहला भेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कायिक। ये अनुभव जो होते हैं ये आपके क्या बोलते हैं? आपका शारीरिक चेष्टाएं होती, हरकतें। एक कौन सा होता है? एक होता है सात्विक। कायिक जो जानबूझकर हरकत की जाती है, और सात्विक जो अपने आप हरकत हो जाती है। एक होता है मानसिक या वाचिक बोलते हैं इसको, मानसिक या वाचिक बोलते हैं। मानसिक कह सकते हो या इसको वाचिक कह सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आप सोचने विचारने लगते हैं। एक होता है आहार्य। ये सब शारीरिक चेष्टाएं हैं। आहार्य मतलब जैसी आप वेशभूषा बना लेते हो, वो क्या हो गया मेरे भाई? वो आहार्य हो गया। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग, क्या क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलो अब देखिएगा, ये जो इस देखिए समझिएगा, ध्यान से बड़े प्यार से समझिएगा। हाँ, आलम्बन उद्दीपन हो गया। हालांकि आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं। इसमें जब आप गहराई में जाओगे ना, थोड़ा सा और गहराई में जाओगे, तो आलम्बन के 2 भेद। एक होता है आश्रय, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। एक होता है आपका विषय, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है।
अब सात्विक के कितने भेद हो गए, यहां आओगे तो सात्विक के 8 भेद हो गए। कितने भेद हो गए भैया, सात्विक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, सात्विक के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे स्तंभ, एक कौन सा हो गया, बोलो सर स्तंभ हो गया, स्तंभ मतलब एकदम शांत खड़े हो गए। और क्या बोलेंगे, स्वेद, स्वेद मतलब आपके पसीना आने लगा, भाई स्वेद भी आ जाएगा, आपके पसीना आने लगेगा। कभी कभी आप रोमांच आ जाएगा अंदर, रोमांचित हो उठेंगे, ठीक है ना। कभी कभी आपके अश्रु आ जाता है अचानक से, ये अपने आप हरकतें होती हैं, अश्रु बोल देंगे, अश्रु। स्वर भंग हो जाएगा, बोलने कुछ और जा रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, आप कहोगे सर स्वर भंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कंपन होने लगेगा, कंपन होने लगेगा आपकी जुबान में। और क्या बोलेंगे, एक शब्द और आता है, विवरता हो जाएगी, विवरणता, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 1 7 हो गए। एक और होता है कंप या विवरता, एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और होता है, इसको बोलते हैं प्रलय। क्या बोलेंगे, एक यहीं पे लिख देता हूं, प्रलय, ठीक है। ये आपके 8 भेद होते हैं, याद रखें। आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, स्तंभ बोलते, खंबे की तरह खड़े हो गए एकदम। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो वाच्य के बारे में तो आप जानते होंगे, मैंने कहा भी था कि भैया कभी भी कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लगी है तो वो क्या होगा, हमेशा कर्तृवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि कर्ता अगर विभक्ति रहित है, कर्ता कैसा है मेरे भाई, कर्ता अगर विभक्ति रहित है तो क्या होगा, तब भी आपका कर्तृवाच्य होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में ये बताया था कि कर्ता के साथ अगर से विभक्ति लगी है या के द्वारा विभक्ति लगी है, और उसके बाद कर्म है, कर्म के बाद क्रिया है, अगर ये कंडीशन है, ऐसे वाक्य बन रहा है तो कर्मवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन बताई थी कि कर्म होगा और कर्म के बाद क्या होगी, क्रिया होगी। अगर कर्म के बाद क्रिया है तो कर्तृवाच्य होगा। लेकिन आपने जैसे इसको पढ़ा, कह रहा जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो किसने दिया, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी क्या है, यहाँ पे कर्ता है, और आप देख रहे होगे कर्ता के साथ क्या लगा है, ने विभक्ति लगी है। कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति है तो वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कर्तृवाच्य होगा। आंसर बी वाला कर दीजिएगा, बाकी दुनियादारी देखने की आवश्यकता है नहीं आपको। क्लियर हो रहा है, बताएंगे। अगला कह रहा कि निम्न में से कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है। अब जब आप संबंध बोधक अव्यय को पढ़ते हो, जब आप देखते हो, एक आता है अर्थ के आधार पे, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, ये मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो आप कहोगे 12 माने जाते हैं, मतलब 12 होते हैं। कई किताबों में 14 लिखा है, कई किताबों में 13 लिखा है, लेकिन आप 12 को मान के चलिएगा, क्योंकि जितनी भी ऑथेंटिक बुक हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो आपकी नालंदा की हो, चाहे वो हरदेव बहारी की हो, ठीक है ना, जितनी भी आपकी ऑथेंटिक बुक है वो कितनी मानती है, 12 मानती है। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग, क्या सभी को क्लियर है, एक बार बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब अर्थ के आधार पे जब आप आते हो, 12 होते हैं भाई, विरोधवाचक हो जाएगा, समतावाचक हो जाएगा आपका, कालवाचक हो जाएगा आपका, तो ऐसे कई सारे अर्थ रहते हैं, मतलब कई सारे भेद रहते हैं। अलावा है, अलावा का मतलब होता है व्यतिरेक वाचक, ठीक है ना। आर पार है, कारण है, स्थितिवाचक होता है, एक कारण हो गया यहाँ पे। बचा कौन सा, अनंतर, तो ये क्या बता रहा है, ये समय बता रहा है, अनंतर की बात कर रहा है ना, मतलब ये समय की बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। यहीं पे एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय, प्रयोग के आधार पे, इसको भी समझिएगा, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, पहला होता है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है आपका संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको भी कभी बता दूंगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताना मुझे। कारक चिन्ह, और जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं ना, अब सेम टू सेम आपका जो मैंने बताया, जिस तरह का लेवल आपका जूनियर असिस्टेंट का इस समय चल रहा है प्रचलन में, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जो आपका ये वैकेंसी है, चाहे 5500 वाली हो, चाहे इधर 3200 हो गई है ये वाली हो, इनमें सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा होगा? मोहन आम खाता है, कर्ता कारक है। राम ने पेंसिल से पत्र लिखा, करण कारक है। सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान कारक है। बस से सामान गिरा, कर्म कारक है। अब देखो कह रहा मोहन आम खाता है, मोहन की बात कर रहा है तो कर्ता कारक हो सकता है, बिल्कुल है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, पेंसिल क्या है? साधन का काम कर रही, करण कारक बिल्कुल है। सन्यासी को दान दे दो, अब दान देने की बात कर रहा है तो देने के अर्थ में आए तो संप्रदान कारक कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है बस से सामान गिरा। अब बस से सामान अलग हो रहा है, गिरने की बात कर रहा है, यहां कौन सा होगा? यहाँ पे आपका अपादान कारक होगा, ध्यान रखिएगा, ना कि आपका कर्म कारक होगा। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बन जाएगा। क्या सभी का डी है? सर 7 से 9 पढ़ा है। अगला कह रहा कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? और ऐसा कुछ ही गिने चुने जो वर्ण होते हैं उनमें ऐसा होता है, ऐसे कुछ गिने चुने वर्ण होते हैं जिनमें ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूं रा, तो रा में हो गया। मैं कहूं ला, तो ला में हो गया। तो जब आप रा का वो पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे रा को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है। रा को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, रा को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, प्रकंपित कहा जाता है। रा को कंपन वर्ण भी कहा जाता है, रा को सघोष भी कहा जाता है, घोष या सघोष बोलते हैं ना इसको अंतस्थ भी कहते हैं भाई, अंतस्थ में भी आता है। फिर आप देखते होंगे इसको मूर्धन्य कहा जाता है, और मूर्धन्य के बाद एक शब्द आप सुनते होंगे वत्सर्य, इसको वत्सर्य भी कहा जाता है, ला को भी वत्सर्य कहते हैं। तो ये जो कहानी एक बता रहा है ऊपर, कह रहा है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर, अब देखो समझो और इसको फॉलो करो, ट्राई करके देखो। कह रहा है जीवा की नोक ऊपर के दांतों में टच करो, ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत पे टच करो, जो सामने वाले ऊपर के दांत हैं 2 उनमें टच करो। ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध, जैसे बोलो रा, तो आपके जो दांत है वो मसूड़ों से टकराएंगे, वो जो जीभ है वो मसूड़े से टकराएगी, और जो मसूड़े होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? वत्सर्य कहा जाता है। मसूड़े के ऊपर जो देखोगे ऐसे बना होता है, अगर उंगली साफ है लगा के देखो ऐसे, तो आपको गुदगुदी लगेगी, अजीब सा लगेगा दांत के ऊपर यहाँ पे, तो उसको मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बना होता है तालू के बाद में, तालू के मतलब आगे, तो इसको वत्सर्य कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा, गलत युग्म कौन सा होगा, बताइएगा। बादल का जलधर मेघ और वारिद होता है, हाथी का गज हस्ती और केसरी होता है, घर का गृह निकेतन आलय, सूरज का सूर्य भानु दिनकर। अब देखो सूरज का सूर्य भानु दिनकर होता है, बिल्कुल सही। घर का गृह निकेतन आलय होता है, सही है। जलधर मेघ बारिद सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ केसरी गलत है। केसरी किसका होता है मेरे भाई? केसरी शेर का होता है, केसरी सिंह का होता है, याद रखिए। जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप शार्दुल कहते हो, जिसको आप मृगारी कहते हो, मृगार याद रखिएगा। इसको मृगेंद्र भी आप कहते हैं, मृगेंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। इसको मृगराय भी कहा जाता है, मृगराय, और इसको मृगराज भी कहते हैं, मृगराज, ठीक है, मृगराज भी कहते हैं। इसको नाहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और केसरी से ये केहरी बना हुआ है, केहरी भी बोलते हैं इसको, बाघ भी बोलते हैं इसको, बाघ, और व्याघ्र भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे? इसको व्याघ्र भी कहा जाता है। तो आंसर आपका यही वाला राइट हो जाएगा, बी वाला, केवल यहां पे गलती है, बाकी सारा सही है मटेरियल। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा। हाँ, कह रहा कि किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, कि तत्सम भी है और तद्भव भी है, दोनों प्रकार के शब्द हो। तो गांव, बाघ, बिच्छू, देखिए बिच्छू का क्या होता है? बिच्छू का तत्सम वृश्चिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? वृश्चिक होता है, ये तत्सम है आपका। बाघ का तत्सम क्या होता है? आप कहोगे सर व्याघ्र होता है, इसका मतलब ये तत्सम हो गया। गांव का तत्सम क्या होता है? आप कहोगे सर ग्राम होता है, तो ये तत्सम हो गया, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? तद्भव शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा आसरा, पकवान और दही, तो आश्रय का ये भी तद्भव आपका हो जाएगा भाई। क्यों? आसरा का तत्सम क्या होगा? आश्रय हो जाता है, आश्रय, ठीक है। और पकवान का तत्सम क्या हो जाता है? बोले सर पकवान का तत्सम यहाँ पे कहेंगे तो पकवान हो जाता है, पकवान ऐसे लिखेंगे, तो ये भी क्या हो गया? ये भी। दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है, ठीक है। तो ये भी सब तद्भव हैं। आंवला, अमावस, कबूतर, तो आंवला का तत्सम क्या होगा? आंवला का तत्सम आमलक होता है, आमलक, ठीक है, पूरा लिखेंगे, सॉरी, आमलक,
आमलक होता है। और अमावस का क्या हो जाएगा, तो अमावस का अमावस्या होता है, अमावस्या। और कबूतर का तत्सम कपोत होता है। यानी कि ये तद्भव हो गए सारे के सारे। सर पुलिस हेड ऑपरेटर, हाँ एग्जाम रद्द हो गया। कह रहा आंख है, काक है, आम है। काक देखो कौवा का होता है, कौवा का, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। आम का तत्सम आम्र होता है, ध्यान रखिएगा आम्र होता है। और आंख का तत्सम अर्क होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर बना ये वाला राइट हो जाएगा। इसमें तद्भव और तत्सम दोनों हैं, डी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित सूची के वाक्यांशों को सूची दो से शब्दों के साथ मिलाना है, नीचे की ओर लाना या खींचना। अब कर्ज कहलाता है। कह रहा है इसमें क्या कहलाता है, जो जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया आया हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। तो गुरु के समीप रहकर विद्यार्थी जो वो करता है, सर सारंग की व्याख्या कर दो। अच्छा जी बता दूंगा। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। यानी कि पहले का तीसरा कहां पे देख लो, तो ये कट गया और ये कट गया। बी का दूसरा, बी का पहला कहां पे है देखो, तो बी का पहला क्या देखना है, बी का पहला, पहले का क्या था, हाँ बी का पहला, इसमें है आंसर डी वाला राइट होगा आपका। मिलान कर लीजिएगा, बाकी ऊपर मिला दिया मैंने। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। और सारंग का इसके आगे कर दूंगा मैं व्याख्या, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इधर पूरा भर जाएगा। दशानन को करेंगे तो क्या निकलेगा, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद, आनंद मतलब मुख, जिसके, जिसके अर्थात कौन, तो आप कहोगे सर अर्थात रावण। उसके बाद कह रहा गजानन, गज के समान, गज के समान, आनंद अर्थात मुख वाले, आनंद अर्थात मुख है जिनका, जिनका अर्थात कौन, गणेश जी, ठीक है। पंचक्की राजकुमार, पंचक्की को करता हूं क्या निकलेगा, पानी के द्वारा, के द्वारा चलने वाली, चलने वाली चक्की, ठीक है पंचक्की। उसके बाद राजा का कुमार, क्या बोलेंगे, राजा का कुमार हो जाएगा। ये पूरा पोस्टमार्टम इस क्वेश्चन का हो गया। अब ये जो दो हैं इन दो को क्या कहेंगे आप, इन दो को कहेंगे बहुव्रीहि समास। क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा, उसके बाद बचा आपका पंचक्की। तो पंचक्की में क्या हो जाएगा, दशानन, गजानन, पंचक्की। और उसके बाद कह रहा पंचक्की, यहां पंचक्की में क्या होगा, पंचक्की में आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी हाँ करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष। और उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, राजा का कुमार, राजकुमार अर्थात संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब आप हो गए कंफ्यूज, सर ये तो दोनों आपने बहुव्रीहि बता दिए, फिर कर्मधारय कौन सा है। अब कंफ्यूजन आई ना। अब देखो ये जो गजानन शब्द है ना, गजानन, यहां पे आप कर्मधारय भी कर सकते हो। इसमें बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों है। पूछो कैसे भाई, यहां पे अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया तो कर्मधारय करोगे, क्योंकि गज के समान आनंद, तो आनंद की विशेषता क्या बता रहा है, गज के समान। अगर ऐसे करोगे गज के समान आनंद, तो आनंद की विशेषता क्या बता रहा है कि वो हाथी के समान, मुख किसका है, हाथी का समान है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप बी वाला आंसर करोगे। बोलो क्या क्लियर है सभी को, कैसा लगा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन आसान है, आपने तोड़ा फोड़ी भी कर दी इसकी, आपने इसका पूरा पोस्टमार्टम निपटा दिया, लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हो ये। अब पंचक्की में क्या हो जाएगा, पानी के द्वारा चलने वाली चक्की करण तत्पुरुष होगा, पंचक्की नहीं हो सकता क्योंकि ये करण तत्पुरुष है, ठीक है। तो इस कंडीशन में गजानन को तो आप कर सकते हो। वैसे गजानन आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है हमेशा। वैसे क्या है, बहुव्रीहि समास भी है, इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे आपसे पूछता है कि चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, तो चतुर्भुज में आपका द्विगु समास भी है और चतुर्भुज में आपका बहुव्रीहि समास भी है, ध्यान रखना। ये तो बहुव्रीहि है ही है, अगर मैं इसको हटा दूं, लो हटा दिया, अब तो ये बहुव्रीहि है ही है, मैंने पहले ही बताया बहुव्रीहि समास है। और वैसे क्या करोगे आप, यहाँ पे कर्मधारय भी समास कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ विशेषता बता रहा है।
पंचक्की में विशेषता नहीं बता रहा है। अगर आप ऐसे भी करोगे, पानी से चलती है जो चक्की, पानी से चलती है जो चक्की, ये नहीं बनेगा। पानी के द्वारा चलने वाली चक्की, जैसे आप कहते हो पवन चक्की, तो जैसे पवन चक्की वैसे ही पंचक्की, तो पवन चक्की मतलब पवन के द्वारा चलने वाली चक्की। और एक और ऑप्शन आता है, हाँ ये ऑप्शन भी कल से मैं लेके आऊंगा, इसमें से कोई नहीं, तो ऐसी कंडीशन में बी वाला आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन अगला है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा होगा बताइएगा। अब मैं सारंग का यहां पे पोस्टमार्टम कर दूंगा, किसी भाई ने मेरे से पूछा था। देखिए सारंग का मतलब क्या होता है, सारंग का मतलब यहां पे आप लोगे तो सारंग का मतलब, पहले तो स्टार्टिंग करता हूं, देखिएगा, चलो अच्छा ऐसे लिखता हूं। सारंग का मतलब मोर भी होता है, ध्यान रखिएगा। सारंग का मतलब जल भी होता है, सारंग का मतलब धनुष भी होता है, ठीक है ना। सारंग का मतलब पपीहा, सुने हो, पपीहा को भी सारंग कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सारंग का मतलब क्या होता है, जो स्त्री होती है ना, स्त्री को भी सारंग कहते हैं। स्त्री का जो आंचल होता है उसको भी सारंग कहते हैं। स्त्री का जो आंचल होता है उसे भी सारंग कहते हैं। सारंग का मतलब दीपक भी होता है, दीपक, दिया बोलते हैं जिसको। सारंग का मतलब वायु भी होता है, वायु बोलते हैं। सारंग का मतलब कामदेव को भी सारंग कहा जाता है, याद रखिएगा, कामदेव को भी सारंग कहते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, सिंह होता है, सिंह को भी सारंग कहा जाता है, सिंह को। वैसे सारंग हाथी को भी कहा जाता है। सारंग जो है हिरण को भी कहा जाता है, हिरण को। सारंग जो है घोड़े को भी कहा जाता है, घोड़े को भी सारंग बोलते हैं, ठीक है। और किसको बोलते हैं सारंग, इंद्र को सारंग। और किसको बोलते हैं, बोलो सर मोर को कहा जाता है, हिरण को लिख दिया मैंने। और भी कई हैं जिनको सारंग कहा जाता है। जल को भी सारंग कहा जाता है, जल लिखा है मैंने, जल को भी सारंग कहते हैं, धनुष को भी कहते हैं, पपीहा को भी कहते हैं। अब इधर आ जाओ, कह रहा है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है बताइएगा, जो अशुद्ध है बताइएगा। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। बोलो सर बिल्कुल सही है भाई, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कह रहा है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो कह रहा है यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, यह बात तो सही है भाई। संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने वाला क्या कहलाता है, आपका विशेषण कहलाता है। संज्ञा की विशेषता बताता है, यह भी विशेषण कहलाता है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसको भी विशेषण कहेंगे। फिर बचा कौन सा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है। अब पता चला विनय सुंदर है तो विनय तो सुंदरी कहा जाएगा भाई, ठीक है, सुंदरी नहीं कहेंगे। और सीता भी सुंदर, देखो अब लिंग के बताता हूं मैं, इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूं, व्याख्या भी कर देता हूं। अगर आप कहोगे इनका क्या नाम है भाई, इनका नाम है सुमित। मैंने कहा सुमित, सुमित सुंदर है। सुमित क्या है, सुंदर है। सुमित क्या है, मेल है भाई, पुरुष है। और यहाँ पे इनका दूसरा क्या नाम है, इनका क्या नाम है भाई, इनका नाम है रेणु। मैंने कहा रेणु भी सुंदर है, रेणु, रेणु सुंदर है, सुंदर है। तो रेणु क्या है, स्त्रीलिंग है, ये भी सुंदर है। और सुनीता क्या है, सॉरी सुमित क्या है, ये भी, ये पुल्लिंग है, ये भी सुंदर है। तो क्या विशेषण में बदलाव हुआ, नहीं हुआ। तो यहां कह रहा है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, तो सदैव लिख दिया, ये गलत हो गया। ये क्या कर दिया, ये गलत कर दिया इसने। क्वेश्चन अगला कह रहा कि किस समूह में, हाँ सर्प को भी सारंग कहते हैं, वेरी गुड, इसको तो लिखना ही भूल गया था मैं। तो जो सर्प होता है उसको भी सारंग कहा जाता है। आ जाओ आगे बढ़ो, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है बताइएगा। कुल है, कुल का किनारा, और कुल का, देखो ये ऐसे मिल गया है, पता नहीं कैसे ज्वाइंट हो गया, इसको मैं अलग अलग करता हूं, ठीक है। और ये अलग अलग कर दिया मैंने। अब इसको पढ़िएगा, कुल का मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने। कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है, और कुल का मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब किनारा होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अनल का मतलब आग होता है, अग्नि होता है, ठीक है। और अनिल का मतलब हवा होता है, हवा होता है, मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। देव का मतलब, देव का मतलब भाग्य होता है, इस देव का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। और देव का मतलब देवता होता है, देवता, ये भी गड़बड़ है। ये सही है। सर का, इस वाले सर का मतलब बाण, इस वाले सर का मतलब तालाब। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, समय हो गया क्या, अभी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है। अब कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है बताइएगा। भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। अब ये वही बता पाएगा जिसने प्रॉपर तरीके से कारक वारक पढ़ रखा है, मेरे साथ कभी प्रैक्टिस उसने की है, तो आप लोग आंसर अच्छा करोगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ।
भैया कैसे गड़बड़ कर दिया भाई, इतना आसान क्वेश्चन मीनाक्षी जी ने गड़बड़ कर दिया। अरे क्वेश्चन की देखो सबका डी आ रहा है, पूछा क्या है, असत्य पूछा है, अशुद्ध पूछा है। यहां पे आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, आप जल्दबाजी में टिक करके चले गए कि यार मैं ही पहले करूंगा, तो वो गड़बड़ हो गया। आप पहले क्वेश्चन देखो क्या रहा है क्वेश्चन। देखो कह रहा है भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा चंद्रोदय पुस्तक है, वहां पे सर्वनाम के लिए संज्ञा का प्रतिनिधि बताया गया है, मतलब संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे संज्ञा प्रतिनिधि कहा जाता है। बात क्या है बोलो सर, सही है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, बिल्कुल होता है कि भैया सर्वनाम में परिवर्तन होता है, तो ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब हो गया जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाए। यहां भी कह रहा है कि वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है, आप क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, बिल्कुल, यहां पे संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, कर्म से लेकर के अधिकरण तक, यहां पे संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखोगे यहां पे सर्वनाम एक अविकारी शब्द है, सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। तो जिसको ऐसा लगे मेरी हिंदी की एकदम बढ़िया मेरी तैयारी हो गई है, उसको ये वाली पीडीएफ भेज देना, क्या बैठ के सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। अनुमोदन, कुत्सा, ग्रस्त और बंधन, मुक्ति, मुक्त, प्रशंसा और विरोध। विरोध लिखा है यहां पे, तो यहां कह रहा है विलोम ही होगा यहां पे। अब देखो क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है अनुमोदन का मतलब क्या होता है, स्वीकृति होता है। अनुमोदन मतलब क्या हो गया भाई, आप स्वीकृति कर रहे हो, स्वीकृति। अब स्वीकृति का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, मतलब ये तीसरे से चौथे से मिलेगा। सॉरी, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, ग्रस्त का मुक्ति होगा, नहीं ग्रस्त का मुक्त होगा, बंधन का मुक्ति होगा। तो ग्रस्त का क्या होना चाहिए, मुक्त, ग्रस्त का मुक्त और बंधन का मुक्ति। और कुत्सा का क्या हो जाएगा, प्रशंसा होगा। 1 मिनट, कुत्सा का क्या हो जाएगा, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे। कुत्सा का क्या होगा, प्रशंसा। कुत्सा मतलब बुराई, प्रशंसा मतलब तारीफ। अब पहले इसको मिलान कर लो। अब देखो ऐसे समझ लो, ए का कहां है, ए का जो है चौथे से, ए का चौथा कहां पे, केवल यहां पे है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब डी का पहले से, बंधन का मुक्ति अच्छा माना गया है और ग्रस्त का मुक्त माना गया है, ऐसे कर देंगे। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कुसूल। सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तीसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, क्योंकि ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। दोहा का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। 16 और 12 पे यति होती है, यहाँ पे 16 और 12 पे यति होती है, यहाँ 11 और 13 पे यति होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा देखेंगे, कह रहा कि निज भाषा उन्नति है। अब मात्रा गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 यहां तक। तो ये पहले पद में कितनी है, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 हो गई। तो पहले में कितनी, 13, दूसरे में 11, यानी कि दोहा है। यानी कि क्या है, दोहा है। बी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे ही करिएगा एग्जाम हॉल में बैठ के, एक बार आंसर करके बताओ जल्दी से। समय हो गया मुझे लगता है, हाँ 2 मिनट बच्चे, खत्म। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। उपरोक्त अवतरण में कौन सा अलंकार होगा, बताएंगे। 35 क्वेश्चन करा दूं जल्दी से, स्पीड में आंसर करेगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा, जल्दी जल्दी बताओ भैया, समय कम है। क्या कह रहा है, अब देखो समझो, जहां एक बात को समझाने के लिए हमें दूसरी बात का सहारा लेना पड़े, जहां प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष को समझाने के लिए अप्रत्यक्ष का सहारा लेना पड़े, वहां क्या होता है, तो बोले सर वहां पे आपका अनियोक्ति अलंकार होता है। तो कह रहा जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, कि जो पहले आपने देखे थे वो बहार बीत गई है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां अन्योक्ति अलंकार होगा, यहां अन्योक्ति समझाई जा रही है। बी वाला आंसर याद रखिएगा। उपमा अलंकार का तरीका मैंने बताया है, जहां पे क्या आ जाए, जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सा सी से आ जाए, सम आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, कल आपकी सरिस आ जाए, क्या बोलते हैं, सासी से सम सरिस, सदरस आ जाए, सौतुल्य आ जाए, ऐसे शब्द आपको जहां भी मिलेंगे उपमा अलंकार होगा। कल आरो की क्लास होगी 7 बजे शाम को, मैं आरो की क्लास ले रहा हूँ, मैराथन, जुड़ जाइएगा आप लोग। बाकी कल एक ही क्लास है आरो की, कल इसकी क्लास नहीं होगी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्सम तद्भव का असंगत, असंगत मतलब अशुद्ध कौन सा है, अमूल्य का अमूल, कर्ण का कान, अर्ध का आधा, आम का आम्र। किसकी बात कर रहा है, तद्भव
तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म। अब देखो इधर तत्सम है, इधर तद्भव है, इधर तत्सम, इधर तद्भव, इधर तत्सम, इधर तद्भव, इधर तद्भव आ गया, जबकि इधर क्या आना चाहिए, तत्सम आना चाहिए, और इधर क्या आना चाहिए, इधर तद्भव आना चाहिए, आम आना चाहिए यहाँ पे। ऐसे सीक्वेंस गड़बड़ किया ना इसने। अब जो सीक्वेंस गड़बड़ करता है उसको पीछे वाली लाइन में एकदम भेजा जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये सीक्वेंस गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब आंसर आप क्या करोगे, आंसर डी वाला राइट करोगे। और उसके बाद एक तड़कता भड़कता होमवर्क है आपके लिए, आंसर दीजिएगा सभी लोग। होमवर्क है कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। आंसर सभी लोग बताइएगा, आंसर सभी लोग बताइएगा। सर जी विस्तार से पढ़ाइए कल की क्लास प्लीज, आरो की, ठीक है। हाँ आज की क्लास बहुत प्यारी है, आप लोग इसको शेयर करिएगा। बाकी पीडीएफ इसको एक बार और रिवाइज मार लीजिएगा, मैं दे दूंगा पीडीएफ। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते थे, बताइएगा आंसर मुझे। बाकी ये आपका बैच है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस में है, सुपर सिलेक्शन पैक है, इसमें सारे ही आते हैं आपके, सारे ही बैच आ जाएंगे, रेलवे, एसएससी, बिहार, यूपी के सारे, अदर, डिफेंस, सब कुछ एक ही। जैसे सुपर पैक है हमारा वैसे ही ये आपका सुपर सिलेक्शन पैक है, जैसे हमारा पास प्रो है। विनय कूपन कोड डाल करके ले लीजिएगा, विनय कूपन कोड डाल के आप इसको ले सकते हो, इस समय चल रहा है ऑफर। ये टेलीग्राम चैनल है विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से, यहाँ पे पीडीएफ दे दूंगा, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर आपको बैच लेना है तो मैं बता देता हूँ, ये अपनी क्लास खोल लीजिएगा। किसी और की क्लास स्टार्ट हो गई क्या? अच्छा मेरी ही क्लास है, इसको ओपन करिएगा, मतलब आज किसी की क्लास नहीं है तो मैं लंबा खींच सकता हूँ। यहाँ पे आओगे तो देखोगे, मोर पे क्लिक करिएगा, देख लूँ, अगर क्लास नहीं है तो कर दूंगा। यहाँ पे ये बैच है आपका 699 का बैच है, सारे ही बैच मिलेंगे, ठीक है। तो बताइएगा मुझे, खुल जा सिम सिम बोल दीजिएगा, ना हो तो मैं क्लास पढ़ा दूँ, 5 क्वेश्चन बचे उनको भी निपटा दूँ। तो यहाँ क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते चले जाओ, यहाँ पे अप्लाई कूपन आ जाएगा, इसमें सारे बैच मिल जाएंगे आपके। अप्लाई कूपन में VINAY डाल देना, विनय कूपन कोड लगाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कितना, 699 के सारे बैच, रेलवे के सारे, SSC के सारे, CGL को छोड़ के, CGL के लिए अलग चार्ज है, और क्या कहते हैं यूपी के सारे बैच मिलेंगे, आरो सब कुछ इंक्लूड मिलेगा। बल्कि 2 साल तक जितने नए बैचेस बनते जाएंगे उसमें एंट्री होगी। तो एक बार देख लूँ मैं, अगर क्लास नहीं है तो थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन और कर देता हूँ, क्योंकि अगर समय है। नहीं है, चलो आ जाओ, मार ही देते हैं। कहते हैं मालिक जब इतना खर्चा कर ही लिया है तो 2-4 क्वेश्चन और निपटा देते हैं। हाँ हाँ अभी और क्लास कर लेते हैं, क्योंकि समय है तो कर ही लेते हैं, ठीक है, अभी समय है अपने पास। चलो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन अगला आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, दिखाता हूं मैं आपको। हाँ चलो, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेषक का प्रयोग किया गया है, कि उत्तमावस्था होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण विशेषक का प्रयोग किया गया है। कह रहा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, मनोहर ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। अब मनोहर ने इस दुकान से 1 किलो, अब टमाटर की विशेषता क्या बता रहा है, 1 किलो, मतलब यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है ये बात याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 किलो है जो टमाटर की विशेषता बता रहा है, और इस दुकान अगर करोगे तो यहाँ पे सर्वनामी विशेषण भी है। इस पौधे में इतना पानी, पानी की विशेषता क्या है, कह रहा है इतना पानी, मतलब नाप तोल सकते हो। यहां भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, कितना दूध पीता है, दूध की विशेषता क्या है, ये दूध विशेष से है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, 4 लीटर। तो यहां भी क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। दिन की विशेषता है 1 तो यहां पे जो आंसर बनेगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो जहां सबसे लग जाए मतलब उत्तमावस्था, सबसे लग गया मतलब ये उत्तमावस्था हो गई, आंसर ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, बताइएगा। कि पूछे बिन को कहू काहू सो ना बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, सवैया है, चौपाई है, कवित्व है, मंजुमालिनी है। आंसर करके बताओ। आप कहोगे, कई लोग कहेंगे अरे सर ये तो पहली बार मैंने सुना है, पहली बार। अब इसमें है क्या, 31 वर्ण है, ध्यान रखिएगा, 4 चरण 31 वर्ण। भाई कितने वर्ण हैं, आप कहोगे सर 31 वर्ण है, इसमें 31 वर्ण है, ध्यान रखिएगा। और 31 वर्ण का जब आप इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करोगे तो यति कितने पे हो रही है, आप कहोगे सर 15 और 16 और 15 पे यति होती है।
16 और 15 पे यति होती है। तो ऐसा कौन सा जो है छंद होता है, तो आप कहोगे सर ये आपका कवित्व वर्णिक छंद है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार, क्या क्लियर है सभी? अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, विद्यानिवास मिश्र जी की रचना कौन सी है, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी के सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब और लल्लन टॉप आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, बढ़िया है, बताइएगा। अब देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जाति संगीत लिखा है इन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या लिखा है, बोले सर जाति संगीत लिखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है मेरी जन्मभूमि। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, नहीं सॉरी माफ करना, कवि और कविता लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है इन्होंने? लिखा है कवि और कविता, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मेरी जन्मभूमि लिखा है, द्विवेदी में कंफ्यूज था मैं, इन्होंने लिखा है मेरी जन्मभूमि। उसके बाद आते हैं विद्यानिवास श्री मिश्र जी। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है फागुन दईरे। क्या लिखा है? फागुन दईरे। तो पहले का चौथा कहां पे? इसमें है, इसमें है। और दूसरे का तीसरा कहां पे? बी का तीसरा यहां पे। आंसर आपका यही वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है संगीनों का साया किसकी रचना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संगीनों का साया, रीजनिंग की क्लास आज नहीं दिखाई दे रही मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैंने कहा लंबा खींच दें। काव्य संग्रह है ये, किसका है? ये प्रभाकर मानवे जी। यशपाल जी का ध्यान रखिएगा, झूठा सच वो पूछी जाती है, झूठा सच। अज्ञे जी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी लिखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, पार, इनकी सारी यात्राएं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वासवदत्ता के रचयिता कौन है? किसकी बात कर रहा है? कह रहा है वासवदत्ता के रचयिता कौन है, बताइएगा। तो एक सुबंधु हुए हैं, क्या बोलेंगे? सुबंधु हुए हैं, वही हैं। कालिदास की बात करेंगे तो इनकी एक रचना आती है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम इनकी रचना आती है क्या बोलते हैं, कुमार संभवम, कुमार संभवम। एक रचना और है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। इनकी एक रचना और है रघुवंशम। इन्होंने क्या करी है? रघुवंशम भी तो लिखा है इन्होंने, रघुवंशम एक रचना और है। तो ये कालिदास की रचना है। हाँ, मेघदूतम, बहुत बढ़िया। इनकी एक रचना और मिलती है मेघदूतम, मेघदूतम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन